जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और पॉलिटी कैसी, ठीक है। अब देखिए, ऐसा है, यहाँ पर जो हम पॉलिटी पढ़ेंगे वो ज़्यादातर टारगेट करी जाएगी राजस्थान के लिए। यानी कि जो भी हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान से संबंधित होगी, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि संविधान जब हम पढ़ते हैं तो संविधान में कुछ नियम संवैधानिक होते हैं और कुछ नियम राज्यों के लिए छोड़े गए हैं। जैसे अगर मैं आपका 73वें संशोधन की बात करूं, 73rd अमेंडमेंट की बात करूं, एक सेकेंड, मैं अगर 73rd अमेंडमेंट की बात करूं 73वें संशोधन की, तो आप जानते ही हैं ये जुड़ा हुआ है पंचायत से। और उसमें आपको दिखता होगा कि जो कुछ नियम है जो संवैधानिक है और कुछ नियम है वो राज्यों के लिए छोड़े गए हैं। अब कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि जब हम पॉलिटी को एक लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत में तो हमें ज्यादातर जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से पॉलिटी पढ़ाई जाती है, परंतु जब हम राज्यों को पढ़ते हैं तो राज्यों में फिर जो राज्यों के अपने नियम हैं वो भी हमें देखने होते हैं। तो ये जो क्लास है, यहाँ पर आपको जो पॉलिटी पढ़ाई जाएगी वो आपके राज्य से जुड़ी हुई होगी। और राज्य यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं हम? राजस्थान। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो आधार होगा वो संविधान तो होगा ही, तो हमें कुछ संविधान की बातें मिलेंगी और कुछ उसी से जुड़ी हुई राज्य की। तो आइए शुरू करते हैं, आज शुभारंभ करते हैं, इसका पहला लेक्चर है, राइट। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। पॉलिटी मतलब क्या होता है? जहां पर हम नियम कानूनों की बात करते हैं। जैसे जो इंडियन पॉलिटी होती है, अगर मैं भारत की पॉलिटी की बात करूं तो वहां पर हम पढ़ते हैं संविधान के बारे में। और राजस्थान पॉलिटी तो ऑब्वियस ही बात है, भारत के संविधान के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के संविधान के कुछ नियम तो पढ़ने ही पड़ेंगे, प्लस जो हमारे राजस्थान ने अपने खुद के नियम बना रखे हैं वो हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासक, प्रशासनिक तौर पे भी हम देखेंगे इसे, किस तरह से कौन कहाँ नियुक्त किया गया है, इस तरह से। जैसे कितने जो जिले होते हैं वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो केवल कलेक्टर होते हैं और कहीं पर उनको मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है। इसीलिए कहीं आप कलेक्टर उन्हें कहते हैं और कहीं पर आप उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम कहते हैं, राइट। हालांकि वर्तमान में तो मुझे लगता है हर राज्य ने जो कलेक्टर है उनको मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है, राइट। और आगे देखेंगे गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब होता है सुशासन, सुशासन। जैसे कि हम जानते हैं कि एक आप जो अनुसूची 10 है संविधान की, वहां पर आप जानते हैं हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन की। एंटी डिफेक्शन का जो मुख्य प्रयोजन था लाने का वो ये था कि जो सरकार थी, यानी कि जो सांसद थे, उनका ज्यादा ध्यान सरकार बनाने में था, ना कि सुशासन करने में था। यानी कि गवर्नमेंट बनाने के पीछे पड़े थे और गवर्नेंस के पीछे नहीं पड़े थे, क्योंकि गवर्नेंस तब आती है, यानी कि सुशासन तब आता है जब आपकी सरकार जो होती है वो कहीं ना कहीं स्थिर होती है, राइट। तो ये बात हम देखेंगे और सब हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके कुछ जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे। और एग्जाम वाइज आपने ये पता होना चाहिए कि पहला कौन था उसका, क्योंकि वर्तमान में तो हो सकता है जैसे जो प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, वो तो कभी भी बदले जा सकते हैं, इसीलिए उसमें प्रश्न कम से कम आते हैं, परंतु जो पहले हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर राजस्थान के जो पहले जो मुख्यमंत्री थे या जो मुख्य न्यायाधीश थे, यहां से हम शुरू करेंगे मुख्य न्यायाधीश से। जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान जो पहले थे मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे? सर शरद कुमार घोष, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा, इसमें तो ज्यादा कुछ समझाने के लिए होता नहीं है, परंतु आपको ये समझ लेना है कि आपने जितने भी ये पद यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो CIC है, जो राजस्थान का लोक सेवा आयोग है, जो एडवोकेट जनरल है राजस्थान के, केंद्र के लिए हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, राज्यों के लिए हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, राजस्थान का जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, लोकायुक्त है, आप जानते ही हैं लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल आपके केंद्र के लिए है और लोकायुक्त आपके राज्यों के लिए है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन है? प्रोटम स्पीकर कौन है? स्पीकर विधानसभा। तो इस तरह के पद जो है आपने खासकर इनकी जो शुरुआत जिससे हुई है वो आपने याद कर लेना है, एग्जाम में पूछे जा सकता है, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन अभी वर्तमान में कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी वर्तमान में है गवर्नर ऑफ राजस्थान। पहले थे महाराज मानसिंह द्वितीय, अब कौन है? कालराज मिश्रा, राइट। तो ये आपने देख लेना है। तो यहां पर आप जितने भी देख रहे हैं वो आपने याद कर लेना, ठीक है। और खासकर पहले प्रथम। आगे बढ़ते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारे राज्यपाल हैं राजस्थान के, कालराज मिश्रा जी, उनके बारे में समझते हैं। और समझते हैं ये जो पद
जिनको ये कालराज जी ने संभाल रखा है वो पद कैसा है, क्या वो संवैधानिक पद है या एक कानून द्वारा बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं राज्यपाल से, और सबसे पहले हम समझेंगे ये एक संवैधानिक पद है। अब जब ये संवैधानिक पद होगा तो इससे संबंधित अनुच्छेद भी होंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो राज्यपाल का पद है ये आपके भाग 6 में बता रखा है, ठीक है। भाग 5 में आपका केंद्र के लिए बता रखा है और भाग 6 में आपके राज्य के लिए बता रखा है। तो भाग 6 पे हम ज्यादा महत्व देंगे। तो भाग 6 में बता रखा है और ये एक संवैधानिक पद है। और ये जो भाग 6 है ये आपके कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा है ये, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं ये जो भाग 6 है इसमें आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो राज्य के जो 3 स्तंभ होते हैं, जो राज्य के 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो 3 स्तंभ होते हैं राज्य के, उसके बारे में दर्शाया गया है, इसीलिए इतने अनुच्छेद हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सरकार के भी 3 स्तंभ कहते हैं तो वो भी गलत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है वो तो एक परिकल्पना है, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है सरकार। तो सरकार के भी आप 3 स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बोलते हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें से भी जो आपके अनुच्छेद है 152 से लेके 237, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 152 से लेके 237, उसमें से 153 से लेके 167, 153 से लेके 167 जो है वो बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में और राज्यपाल के बारे में, राज्य की कार्यपालिका के बारे में और राज्यपाल के बारे में, राइट। आगे देखते हैं। तो कुछ संवैधानिक नियम हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं, ठीक है। और उसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो राज्यपाल हैं वो 3 अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? कुछ संवैधानिक नियम है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कुछ संवैधानिक नियम होते हैं और कुछ राज्य के नियम होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ संवैधानिक नियम है जिनको मुख्यतः हम 3 हिस्सों में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो राज्यपाल होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है राज्य का, यानी कि ये जो है एक संवैधानिक मुखिया होता है राज्य का। जैसे अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो वहां पर जो संवैधानिक मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं राज्यों की बात करूं तो वहां पर जो संवैधानिक मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल, ठीक है। आगे देखेंगे ये एक बहुत कड़ी का काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो लिंकिंग होती है उसका काम करते हैं। किस किस के मध्य? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट होता है, तो यूनियन को अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो संघ बोलता हूँ ना, तो संघ सरकार बोलना चाहिए या केंद्र सरकार बोलना चाहिए? देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वही आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप केंद्र सरकार कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण कड़ी कैसे बनते हैं, कौन? राज्यपाल। किस किस के मध्य? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य। कैसे? जैसे कभी भी जो राज्य सरकार अगर ये दिखता है कि वो एक संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो वहां पर हमें ये दिखता है कि जो राज्यपाल हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं। वो केंद्र सरकार से कहते हैं कि जो राज्य सरकार है वो एक संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पर अपना जो अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति शासन का अधिकार है आपको, वो इस राज्य में लगाइए, क्योंकि ये राज्य संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक कड़ी का काम करते हैं कौन? राज्यपाल। और भी उदाहरण है, मैंने आपको अभी एक ही दिया है। आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन अ स्पेसिफिक ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो हमारे राज्यपाल होते हैं ये प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यों में किसका? केंद्र सरकार का, ठीक है। देखिए जो केंद्र सरकार होती है, असल में केंद्र का तो कोई क्षेत्र नहीं होता है ना। जैसे आपसे मैं कहूंगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं तो उनका क्षेत्र है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है भाई, राजस्थान है। वैसे ही चाहे हरियाणा है, कोई भी राज्य है। परंतु अगर केंद्र सरकार का मैं आपसे पूछूंगा उसका क्षेत्र क्या है, तो आप ऐसे तो नहीं दिखा पाएंगे ना, क्योंकि केंद्र सरकार का जो क्षेत्र है वो तो पूरा भारत है, अलग अलग राज्यों का है, ठीक है। यानी कि राजस्थान भी जो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही तो आता है। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया है कि ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति तो एक ही होते हैं ना, राष्ट्रपति एक ही होते हैं, तो वो हर राज्य में तो नहीं हो सकते ना। इसीलिए केंद्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल। कहाँ? राज्यों में। केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? राज्यपाल। कहाँ? राज्यों में, ठीक है। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब भी
जो राज्य है वो संविधान के अनुसार काम नहीं करता है, तो वहां पर जो राज्यपाल होते हैं वो इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी सूचना किसको दे देते हैं? केंद्र को। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? एक राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जो राज्य कार्यकारिणी होती है संविधान के हिसाब से वो कौन कौन है, उसमें कौन कौन से पद जो है जो एक कार्यकारिणी के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है वो आता है, और जो एडवोकेट जनरल है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो आता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं कि कौन कौन से जो पद हैं वो आपके जो एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कार्यकारिणी होते हैं, वो कौन कौन होते हैं राज्यों में, ये संवैधानिक तौर पे बताया गया है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे, यहां पर देखेंगे संवैधानिक तौर पे बता रखा है। आगे देखेंगे, अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये मैं पिक्चर लेके आया हूं। हो सकता है आप में से काफी लोग इनको पहचान पा रहे होंगे और काफी लोग नहीं। ठीक है, क्योंकि इनका नाम ज्यादा चलता है और शायद इनकी फोटोज बहुत कम जानते हैं। तो इनका नाम है फाजल अली। फाजल अली आपको याद होगा, अगर आप में से जिसने भी पॉलिटी पढ़ी है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो आंध्र राज्य की स्थापना होती है वो क्यों होती है? वो होती है क्योंकि जो पोट्टी श्री रामुलु थे दक्षिण भारत के, उनकी मृत्यु हो जाती है, भूख हड़ताल में चले जाते हैं, क्योंकि मांग उठती है कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाए। तो पहले तो केंद्र सरकार नहीं मानती है, परंतु जब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पोट्टी श्री रामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल में चले जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस वजह से जो आंदोलन है बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाता है। तो जिस कारण जो केंद्र सरकार है वो अनुमति दे देती है कि भाषा के आधार पर आप अपना राज्य बना सकते हैं। इसीलिए जो आंध्र स्टेट था वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है 1953 में। राइट, ये बात आप जानते हैं। फिर 1953 में एक समिति गठित की जाती है कि क्या राज्य के आधार, माफ कीजिएगा, क्या भाषा के आधार पे राज्य गठित किया जा सकता है। तो इसीलिए एक आयोग गठित किया गया था जिसकी अध्यक्षता करी थी फजल अली जी ने। 1953 के आसपास ये गठित किया गया था। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? 1955 में। उसके आधार पर इनने जो भी बात कही थी उसके आधार पे एक अधिनियम पारित किया गया 1956 में, जिसके तहत राज्यों को विभाजित किया गया। ठीक है, जिसे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 कहते हैं। तो 1956 में ही आप देखोगे एक प्रावधान और आया था, जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। उसके तहत क्या हुआ था कि जो राज्यपाल है अब वो क्या कर सकता है? 2 या 2 से राज्यों को संभाल सकता है, यानी कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। पहले जब अगर मैं एक ओरिजिनल संविधान की बात करूं, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को लागू था, वहां पर इस तरह का कोई नियम नहीं था। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वां संशोधन जो 1956 को हुआ था, वहां से एक नियम दिया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को संभाल सकते हैं। राइट, तो ये बात आपने याद रखनी एग्जाम वाइज। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे का डेटा हमें क्या मिलता है कि गवर्नर ड्यूअल रूल, मतलब जो राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका भी निभाता है। एक तो अपने जो संवैधानिक मुखिया होता है राज्यों का, उसकी निभाता है, संवैधानिक मुखिया होता है राज्यों का। यानी कि इसको क्या समझते हैं, इसको आप ऐसा समझिएगा, तो एक संवैधानिक मुखिया होने के नाते जो राज्यपाल होता है, मानते हैं कोई राज्य किसी अन्य देश से कोई समझौता करता है, तो वो असल में एक देश दूसरे देश से समझौता नहीं करता है, एक राज्य दूसरे राज्य से समझौता करता है। अब ये देश या राज्य में क्या फर्क होता है वो आने वाले समय में आपको बताता हूं, परंतु इतना याद रखेंगे, एक राज्य दूसरे राज्य से समझौता करता है। उदाहरण, अगर चाइना भारत से कोई सौदा करता है, और अभी मैं चाइना को भी नहीं लेता हूं, मैं राजस्थान को ले रहा हूं, तो मैं अभी पाकिस्तान को ले लेता हूं, क्योंकि राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ है। तो मानते हैं पाकिस्तान और राजस्थान कुछ समझौता करते हैं केंद्र की आज्ञा से, केंद्र की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। तो उस समय क्या होगा कि जो साइन करेंगे वो राज्यपाल करेंगे, क्योंकि राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक मुखिया है, तो उन्हीं के नाम पे ये समझौता होगा। तो ये बात याद रखना, ये एक संवैधानिक मुखिया होते हैं, और ये दूसरी भूमिका क्या निभाते हैं? एक तो संवैधानिक मुखिया की भूमिका निभाते हैं, और दूसरा ये एक एजेंट होते हैं केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के एजेंट भी हैं। ठीक है, यानी कि अगर इनको लगता है कि राज्य में कुछ भी गलत हो रहा है, तो ये सीधे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बताते हैं। जो भी असल में क्या है, ये बताते हैं राष्ट्रपति को, आपको पता ही है, ये बताते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। पर अगर मैं अनुच्छेद 74 की बात करूं, तो अनुच्छेद 74 में आप जानते हैं कि साफ लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसके सुझाव से काम करते हैं? मंत्रिमंडल के। और मंत्रिमंडल के मुखिया कौन होते हैं? आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री। तो असल में पावर किसके पास है? असल में शक्ति किसके पास है? हमारे वहां प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, इसीलिए जो केंद्र सरकार है उसी को कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के ये क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। राइट,
तो दोहरी भूमिका क्या है, एक तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, मतलब ये संवैधानिक मुखिया हैं राज्य के, और दूसरे ये केंद्र सरकार के एजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है, वो करते हैं, ये पिक्चर देख के आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति जब चाहें राज्यपाल को उनके पद से मुक्त भी कर सकते हैं। प्रसाद पर्यंत जॉब, यानी कि जो नियुक्ति होती है वो प्रसाद पर्यंत होती है, यानी कि जिसे हम प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है, क्या राज्यपाल के चुनाव होते हैं? नहीं होते हैं। इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं कि राज्यपाल के चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। जैसे मैंने बताया ना, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राज्यपाल से संबंधित आपको कहीं पर भी चुनाव नहीं दिखेंगे। ठीक है, यानी कि संवैधानिक तौर पर भी इनसे संबंधित चुनाव नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर इनके चुनाव कर दिए जाएंगे तो चुनाव का मतलब क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व। तो पहले से ही राज्यों में मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों का मत हासिल करके एक मेजोरिटी में आके, बहुमत में आके एक सरकार खड़ी करी है। ठीक है, वैसे ही अगर राज्यपाल भी आ जाते हैं लोगों का बहुमत हासिल करके, तो फिर एक शक्ति के लिए लड़ाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री साहब कहेंगे मैं बड़ा हूं, राज्यपाल साहब कहेंगे मैं बड़ा हूं, तो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं जो सुशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, उसमें दिक्कत हो जाएगी। पहला कारण यह है। दूसरा का कारण यह है कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो तो केवल एक क्या है, संवैधानिक मुखिया है। एक क्या है, संवैधानिक मुखिया। जब भी कोई राज्य की बात आएगी तभी इनका नाम आएगा। असल शक्ति तो किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि लोगों ने किसको चुना है, मुख्यमंत्री को चुना है। तो फैसले मुख्यमंत्री के होंगे, परंतु जो साइन करने का अधिकार होगा वो किसके पास होगा, राज्यपाल का। यानी कि राज्यपाल केवल एक नॉमिनल हेड है। ठीक है, तो इसीलिए जब उनके पास इतनी शक्ति नहीं है तो उसका चुनाव करके क्या फायदा, और चुनाव करने में कितना खर्चा आता है, इसीलिए इसका भी तो ध्यान देना है। तो इसीलिए क्या है, ये जो अननेसेसरी जो खर्चे हैं जो चुनाव करने के, जब वो एक खाली संवैधानिक मुखिया हैं और कोई शक्ति नहीं है उनके पास, तो खर्चे करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए दो तर्क दिए जाते हैं चुनाव नहीं कराने के राज्यपाल के। अब जो माफ कीजिएगा, राज्यपाल के जो चुनाव नहीं किए जा रहे हैं, ये भारत ने कहां से उठाया है, ये है कैनेडियन मॉडल, जो कनाडा देश है वहां से ये सिद्धांत उठाया है। आगे देखेंगे, जब नियुक्ति की जाती है उसमें राज्यपाल को नियुक्त करने की कुछ शर्तें हैं। ये संवैधानिक तौर की, संवैधानिक तौर पे है। ठीक है, संवैधानिक आधार है इसका। सबसे पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कालराज मिश्रा जी को, भारत के नागरिक होने चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए इनके पास, और इनकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, कम से कम 35 होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो चलेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं उदाहरण लूँ, क्या अक्षय कुमार जो एक फिल्म एक्टर हैं, क्या उनको हम राज्यपाल बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी कैनेडियन नागरिकता ली है, जिसके कारण उनकी जो भारत की नागरिकता है उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि वो फिर से कोशिश कर रहे हैं नागरिकता लेने की, तो जब तक उनके पास नागरिकता नहीं है उनको हम राज्यपाल नहीं बना सकते। राइट, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के पहले आपको फिर हम देखेंगे इसको क्या हम समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको देख रहा है जो हमारे वित्तीय मंत्री हैं केंद्र की, निर्मला सीतारमण जी, वो बजट प्रस्तुत कर रही है संसद में, है ना, ये दिख रही है, ये बैग है, इसमें बजट है, प्रस्तुत कर रही है। परंतु जब आप अनुच्छेद 112 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 112 यहाँ पर लिख देते हैं, अनुच्छेद 112 पढ़ते हैं संविधान का, जो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि बजट तो कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, और बजट के बदले क्या लिखा है, शब्द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही बात है। तो वहां पर ये लिखा गया है कि जो संसद में जो बजट प्रस्तुत करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। संवैधानिक तौर पे ये नियम लिखा है कि बजट कौन प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति। परंतु हमें क्या दिखता है कि वित्त मंत्री करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक प्रथा है जो चलती हुई आ रही है, जो अंग्रेजों के टाइम से चलती हुई आ रही है, इसलिए हमने प्रथा को अपनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो हम पढ़ने वाले हैं प्रथाएं पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रथा के बारे में कहीं लिखा नहीं होता, ना वो संविधान में लिखा है, ना ही वो कोई कानूनी रूप है उसके पास। ठीक है, तो जो प्रथा है उसके हिसाब से हम देखेंगे, जो गवर्नर होता है वो ज्यादातर उस राज्य का नहीं होता है जहां पर उसे नियुक्त किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, गवर्नर उस राज्य का नहीं होता है जहां उसे नियुक्त किया जाता है। यानी कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, जो कालराज मिश्रा हैं, क्या वो राजस्थान के? बिल्कुल भी नहीं, वो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, अब वही बात है, क्या ये कहीं पर संवैधानिक नियम है या कहीं पर ये संसद ने कोई नियम बना रखा है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक प्रथा है, तो प्रथा को माना जाता है। इसलिए आप जितने भी राज्यपाल देखेंगे जहां वो आज राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, वो उनका एक घर नहीं है, यानी कि वहां से वो संबंध नहीं रखते हैं। राइट, जैसे यहां पर देख रहे होंगे कालराज मिश्रा जो है राजस्थान के, पर ये कहां के हैं? यूपी के।
और यहाँ पर हम देखेंगे जो राष्ट्रपति हैं वो जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जहाँ राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वहाँ के मुख्यमंत्री से राय मशवरा लेते हैं राज्यपाल को नियुक्त होने से पहले। ये परंपरा है कि जो राष्ट्रपति है वो पूछ रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री से कि भैया हम इसको रखें, तो इस तरह से मुख्यमंत्री उनको सुझाव देते हैं। हालांकि ये एक प्रथा है, कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ जो राज्यपाल का जो कार्यालय है उसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले जब आप राज्यपाल के पद पे नियुक्त हो जाते हैं, ठीक है, जब आप राज्यपाल ऑफिस में बैठ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या शर्तें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ना ही सांसद होने चाहिए ना ही विधायक होने चाहिए, और अगर आप सांसद हैं या विधायक हैं और आप राज्यपाल की तरह नियुक्त होते हैं तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो सांसद की हो चाहे विधायक की हो। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो राज्यपाल होता है ना वो सांसद होता है ना वो विधायक होता है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि राज्यपाल के लिए नाम दिया जाता है, नाम दिया जा सकता है अगर आप सांसद हैं या राज्यपाल हैं, माफ कीजिएगा, सांसद हैं या विधायक हैं तो आप अपना नाम दे सकते हैं राज्यपाल के लिए। जब आप नियुक्त कर दिए जाते हैं तो आप अपनी सदस्यता छोड़ सकते हैं, राइट। दूसरा है कि आप किसी भी लाभ के पद में नहीं हो सकते, आप किसी भी लाभ के पद में नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे पद में नहीं आ सकते कि आपका राज्यपाल होने से उस पद को फायदा होगा, ठीक है। अब ये लाभ का जो पद होता है ये आप पूरी तरह से कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे एक मूल ढांचा है ना, जैसे केशवानंद भारती केस से एक सिद्धांत आया था मूल ढांचे का, जहां से जो माननीय न्यायपालिका है उसने कहा था कि समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आएगा। वैसे ही जो लाभ का पद है उसमें भी ये बताया गया है कि समय समय पर लाभ के पद में कौन कौन आएगा, राइट। वैसे ही एक राजभवन है, हर राज्य में राजभवन होता है जो एक इनका रहने का एक आवास होता है इनका, ठीक है। हर राज्य में आपको दिखता है राजभवन, जहां पर राज्यपाल के लिए होता है। और इनको जो इनको कितना वेतन दिया जाएगा, किस तरह से कितना होगा, वो सब तय किया जाता है संसद के द्वारा, ठीक है। संसद विधि द्वारा ये तय करती है क्या इनका वेतन होगा, क्या इनके भत्ते होंगे, ठीक है। और याद रखिएगा सिंगल पर्सन अपॉइंटेड फॉर 2 ईयर, ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें तय हो चुका था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है। और जो भी उनका फिर जो खर्चे होंगे वो तय करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। किस हिसाब से अनुपात निकालेगा, अगर वो 2 राज्यों को देख रहे हैं तो 3 राज्यों को देख रहे हैं, इस तरह से, तो जो खर्चों का अनुपात निकलेगा वो निकालेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे जो इनके जो खर्चे होते हैं वो कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होते। मतलब अगर राज्यपाल की जब नियुक्ति हुई है, अगर उनका जो वेतन है वो 2 लाख रुपए महीना है, तो आप किसी भी सूरत में उनका वेतन 2 लाख से नीचे नहीं कर सकते। ऊपर तो कर सकते हैं परंतु 2 लाख से नीचे नहीं कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। और मानते हैं उस दौरान संसद ने एक कानून पारित कर दिया है कि अब जो राज्यपाल का वेतन होगा वो 2 लाख से कम यानी कि 1.5 लाख होगा, तो वो जो नए राज्यपाल नियुक्त होंगे उनका वेतन हो जाएगा 1.5 लाख, परंतु जो 2 लाख में नियुक्त हुए हैं उनका वेतन कम नहीं होगा किसी भी हालत में, अर्थात बढ़ जरूर सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे ये जो शपथ लेते हैं, शपथ के 3 आधार होते हैं। जो हमारे राज्यपाल शपथ लेते हैं, शपथ वो 3 आधारों पे लेते हैं, ये बात अपने अच्छी तरह याद रखनी है। पहला वो लेते हैं अपने कार्यालय के लिए, जहां वो ऑफिस में बैठे हैं, अपने ऑफिस के लिए वो क्या रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, ठीक है। दूसरी वो पद लेते हैं संविधान और जितने भी कानून बनेंगे उनके लिए वो क्या रखेंगे, हमेशा उसको संरक्षण देंगे, बचाएंगे। जितने भी संविधान से संबंधित नियम है और जितने भी अधिनियम से संबंधित जितने भी कानून है उनका वो क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, ठीक है, बचाएंगे उनको। और तीसरा है लास्ट, जो भारत की जनता है, पीपल ऑफ द स्टेट है, उसके लिए वो हमेशा क्या करेंगे, अपने आप को तत्पर रखेंगे उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सेवाओं के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तत्पर। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। अपने कार्यालय के लिए शपथ लेते हैं, संविधान के कानून और जो हमारे अधिनियम वाले कानून होते हैं, अधिनियम से मेरा तात्पर्य है जो संसद और जो विधानसभाएं जो कानून बनाती हैं वो उन कानूनों को ये क्या करेंगे, संरक्षण देंगे। और तीसरा है आपका जो हमारे लोग हैं, भारत के लोग हैं। अब एक बात याद रखेंगे, एक इंटररेग्नम होता है एक शब्द, ठीक है, ये एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है कि किसी भी तरह का गैप नहीं हो सकता। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे आप देखेंगे कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, और जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो आमतौर पर 5 वर्षों के लिए किए जाते हैं, ठीक है। 5 वर्षों के बाद वो नियुक्त नहीं कर सकते, यानी कि उनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्षों का होगा। बीच में राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें निकाल सकते हैं, परंतु जो साधारण तौर पर इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्षों का। यानी कि 5 वर्ष जैसे इनके खत्म होते हैं तो कोई नया व्यक्ति आना चाहिए। अब मानते हैं कोई नया व्यक्ति जो है, नया राज्यपाल बनने के लिए कोई मिल ही नहीं पा रहा है, योग्य व्यक्ति मिल ही नहीं पा रहा है, फिर क्या, फिर जो ये पुराने हैं इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो राज्यपाल का पद है उसको खाली नहीं रखा जा सकता। ये बात आपने याद रखनी है। तो यानी कि अगर क्या आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, क्या उसे बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, ये बात आपने याद रखनी है।
अब याद रखेंगे, कभी किसी राज्य में अगर राज्यपाल नहीं है, मतलब जैसे कभी स्वास्थ्य खराब हो गया या किसी विदेश दौरे पे है, तो उस समय वो एब्सेंट है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जो राज्यपाल की भूमिका कौन निभाता है, जो वहाँ के जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, राज्यपाल की भूमिका कौन निभाता है, जो उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो निभाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, जो कालराज मिश्रा जी हैं ये एक शपथ ले रहे हैं, और इनको शपथ जो दिला रहे हैं वो हैं राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। इनका नाम है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। आज ये क्या है, आपके उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ये एक न्यायाधीश हैं। मैंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला है, मैंने बोला न्यायाधीश है। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। परंतु जब 2019 की बात थी तब ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो इन्होंने शपथ दिलाई थी इनको, तो नाम याद रखेगा। जो आज के जो हमारे कालराज मिश्रा जी हैं उनको शपथ किसने दिलाई थी? रविंद्र भट्ट जी ने, ठीक है, रविंद्र भट्ट जी। अब हम देखेंगे कि राज्यपाल को जब निकालने की बारी हो तो उससे संबंधित क्या नियम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल को निकाल सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, यानी कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद षड्यंत्र काम करते हैं, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और ये जब राष्ट्रपति राज्यपाल को निकालेंगे तो आप इस आधार पे कभी भी आप न्यायपालिका नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, और राष्ट्रपति अगर राज्यपाल को निकालते हैं तो आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। ये कारण जानने के लिए क्यों निकाला क्यों है, ठीक है। और जो इनका अधिकतम कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा, मैंने बताया था आपको। और ये 5 वर्ष कब से गिने जाएंगे? ये गिने जाएंगे जब ये अपने ऑफिस में घुस जाए, अपने ऑफिस में जब ये सम्मिलित हो जाते हैं, जब ये ऑफिस ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। क्या इनको दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, यानी कि एक राज्यपाल को दोबारा से राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। और एक प्रथा भी याद रखनी है कि ज्यादातर क्या किया जाता है, राज्यपाल जिस राज्य का है वहीं पर उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ये एक प्रथा है, और इनका कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनको भेजा जा सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये कुछ राज्यपाल के बारे में है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और कहीं ना कहीं उसको राजस्थान से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम राज्य का पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या समझना होता है, क्योंकि कुछ संवैधानिक नियम है और कुछ राज्यों के अपने नियम है। तो होता क्या है, संवैधानिक नियम को समझना बहुत जरूरी होता है, और फिर उससे जुड़े हुए जो राज्य से संबंधित नियम है वो हम देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपको पता ही है कि गोयला क्लासेस की तरफ से आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए एक क्रैश कोर्स ऑफर किया जा रहा है, जो मात्र दिया जा रहा है आपको 2999 का, ठीक है। और क्रैश कोर्स बेसिकली उनके लिए होता है जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी होती है, जो एकदम क्विक रिवीजन चाहते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज आपको मात्र पड़ेगी 1999 की। और हमेशा मैं कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज आपने लेनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपको पता चलता है आपका लेवल क्या है। क्योंकि देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि जैसे हम स्कूल डेज में होते हैं ना, हमें बस पास होने से मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में ऐसा नहीं होता है कि भैया आपको 10 ही बच्चों को पास करना है, ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर आप 33% से ज्यादा ले आते हैं तो आप पास हो गए। परंतु जब आप जॉब चाहते हैं, एक वेल रेप्यूटेड जॉब चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो पद होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है। जैसे 200 पद, 300 पद। अब एप्लीकेशन जो जाती है वो तो आप जानते ही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मेरिट। तो टेस्ट सीरीज से ये फायदा होता है, आपको ये पता चल जाता है आप जो भीड़ है उस भीड़ में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी। तो टेस्ट सीरीज हमेशा लेनी चाहिए, तो जो मात्र 1999 की है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बंडल कोर्स है जिसमें आपको क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, और स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। इसमें हर तरह का जो ऑडियंस है, यानी कि जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसके लिए क्रैश कोर्स है, और जो अभी फ्रेशर है उसके लिए एक फाउंडेशन कोर्स है, और प्लस टेस्ट सीरीज तो सबके लिए है। तो ये पूरा का पूरा सब ऑडियंस को कैप्चर करेगा, और ये है मात्र 3999 का। इसमें सारा आपको मिल रहा है, सारा बंडल, राइट। और यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, ये महक स्वामी मैम है जो HCS के माध्यम से इन्होंने गोयला क्लासेस से कोचिंग करी थी, और HCS क्रैक करके वो एक SDM बनी। और उसके पश्चात उन्होंने, क्योंकि आप जानते ही हैं SDM में जब आप कार्य करते हैं तो आपके वो क्लास आने का तो टाइम नहीं होता है, फिर इन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई हमारी कंटिन्यू। आज एक IPS अधिकारी नियुक्त हो चुकी हैं UPSC क्रैक करके, राइट। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि आपके लिए 5 क्वेश्चंस अ डे हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपके सामने ला रही है, जो अपने अपने विषय में निपुण है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्ले स्टोर में जाके आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसमें आप अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।